Hello students, today I am going to teach fertilization and implantation. Fertilization and implantation. Fertilization means fusion of male and फीमेल न्यूक्लियाई, नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई. नेक्स्ट, इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस. निषेचनी क्रिया वो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर संपन्न होती है. ड्यूरिंग इंटरकॉर्स और ड्यूरिंग मैटिंग, सीमेन इज डिपॉजिटेड इन वेजाइना ऑफ द फीमेल विच कंटेन्स नंबर ऑफ स्पम्स. जो सीमेन डिपॉजिट किया जाता है उसमें बहुत सारे स्पम्स होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. फीमेल वेजाइना में सीमेन को डिपॉजिट करना, इंसेमिनेशन. नेक्स्ट, द स्पम्स विच आर प्रेजेंट इन सीमेन आर इनकेपेबल टू फर्टिलाइज द ओवा. यानी सीमेन में जो स्पम्स हैं वो ओवा को फर्टिलाइज करने में इनकेपेबल हैं, असक्षम होते हैं. दे एक्वायर द कैपेसिटी फॉर फर्टिलाइज द ओवा व्हेन दे कम्स कॉन्टैक्ट विद द सीक्रेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, यानी योग्यतार्जन. जब ये शुक्राणु मादा जनन तंत्र के स्राव के संपर्क में आते हैं तो ये अंडाणुओं को निषेचित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन. आफ्टर देन द स्पर्म्स मूव टुवर्ड्स द यूटेरस थ्रू सर्विक्स in a liquid medium. At last they are reaches in fallopian tube at the junction of ampulla and isthmus. सीमेन में उपस्थित स्पर्म्स सर्विक्स से होते हुए यूट्रस की ओर गमन करते हैं और अंत में ये एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर पहुंच जाते हैं. आफ्टर रिलीज द ओवा और ओवम, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन फैलोपियन ट्यूब एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस. ओवुलेशन के बाद में ओवा को भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. कहाँ पर? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन के ऊपर. Fertilization can only occurs when the sperms and ovum are reaches at the junction of ampulla and isthmus simultaneously. यानी फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर शुक्राणु और अंडाणु एक साथ पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ बहुत कम होती है. अगर अपन देखें कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो स्पर्म्स हैं उनकी लाइफ कुछ सप्ताह तक हो सकती है, कुछ वीक तक हो सकती है, लेकिन आफ्टर एजुकेशन के बाद इनकी लाइफ है वो 24 टू 48 आवर्स तक होती है. इसलिए इतने ड्यूरेशन में स्पर्म्स और ओवम का एक साथ या एक स्थल पर पहुंचना आवश्यक होता है. तो देखें यहाँ पर एजुकेशन के बाद स्पर्म्स भी पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब में और ओवम भी कहाँ पर पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब में. इसके बाद क्या होगा? जैसे ओवम जो ही ओवम के कांटेक्ट में बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे तो एक्रोसोमल रिएक्शन होंगी. इसमें जो स्पर्म का एक्रोसोम है
the acrosome of sperm secretes some lytic enzymes like hyaluronidase and sperm lysins. Hyaluronidase, it helps in dissolve the secondary egg envelope corona radiata, यानी ये कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करने में हेल्प करता है. और स्पर्म लाइसिन्स जो एग मेम्ब्रेन या ये कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर जोना पेलुसिडा को डिजोल्व करने के अंदर हेल्प करता है. लेकिन जो ही स्पर्म का हेड ओवम के कांटेक्ट में आता है, इट स्टिमुलेट्स द ओवम फॉर डेवलपिंग ए आउटग्रोथ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कॉन. यानी जो ही स्पर्म का हेड ओवम के कांटेक्ट में आता है तो ओवम इस प्रकार से एक कॉन लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कॉन. बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कॉन. एंड द ओवम इनगल्फ द स्पर्म थ्रू फर्टिलाइजेशन कॉन. इसी फर्टिलाइजेशन कॉन के थ्रू ओवम वो स्पर्म को इनगल्फ कर लेता है. यहां पर देखें स्पर्म का हेड एंड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ये ओवम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ओवम में इंटर हो जाते हैं. आफ्टर एंट्रेंस द स्पर्म इनटू ओवम, इट स्टिमुलेट्स द ओवम फॉर कंप्लीटेशन द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन. क्योंकि यहाँ पर ओवम अभी किस फॉर्म में है? सेकेंडरी oocyte है. जब ओवुलेशन होता है, ओवरी से ओवा रिलीज होता है, तो किस फॉर्म में होता है? सेकेंडरी oocyte. जब इस सेकेंडरी oocyte के अंदर ओवम में या सेकेंडरी oocyte में जब स्पर्म इंटर होगा तो ये स्पर्म है वो ओवम को स्टिमुलेट करेगा सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन के लिए. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट होगा तो बनेगा ओवम यानी फीमेल न्यूक्लियाई प्लस सिंगल पोलर बॉडी. और इसके बाद में फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा मेल न्यूक्लियाई. प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा जाइगोट. बट when the sperm enters into the ovum, it increase the देखें ये स्पर्म जब ओवम एंटर होगा तो इसकी जो मेम्ब्रेन की जो फर्टिलिटी है उसके अंदर क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियाई क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे. फ्यूज होने का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया. अब क्या होगा कि यहाँ पर जब स्पर्म एंटर हुआ तो इसकी परमेबिलिटी, जो एग मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ जाती है? सोडियम के लिए बढ़ जाती है. और परमेबिलिटी बढ़ने के कारण से जो एग मेम्ब्रेन है वो हो जाता है डीपोलराइज्ड. तो क्या हुआ कि स्पर्म ने एग मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? डीपोलराइज कर दिया. एंड द कॉर्टिकल रिएक्शंस आर आल्सो अकर्स एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ द ओवम. और साथ ही क्या होगा? ओवम के पेरिफेरल रीजन के अंदर कुछ कॉर्टिकल रिएक्शन होंगी. At the result of cortical reaction, a fertilization membrane is formed about the plasma membrane. इस कंडीशन में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन बन जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, द डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन prevents the polyspermy. Polyspermy means more than one sperms को इंटर होने से रोकते हैं. तो देखिए एग मेम्ब्रेन जब डीपोलराइज्ड कंडीशन में होती है या फिर ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है ये एक ओवम में एक से अधिक स्पर्म्स को इंटर करने से रोकती है. दूसरा ध्यान रखेंगे, द सेक्स ऑफ बेबी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन and it is decided by sperm because all the ovoms are same type, have 22 plus X chromosomes, but sperms are of two types,
22 plus X and 22 plus Y. When the sperms have 22 plus X chromosome fertilize the ovum, then female babies develops, and the sperms which have 22 plus Y chromosome fertilize the ovum, then 22 plus 4 plus XY, it means male babies develops. यानी मेल में या ह्यूमन में जो सेक्स डिसाइड है बेबी का, सेक्स डिसाइड है वो फर्टिलाइजेशन टाइम पे होगा, और कौन डिसाइड करेगा? स्पर्म, क्योंकि सारे के सारे स्पर्म्स वो दो टाइप के हैं. सम हैव 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम एंड अदर हैव 22 प्लस वाई क्रोमोसोम, बट ऑल द ओव्स आर सेम टाइप. सारे के सारे हुआ कैसे? एक जैसे हैं. तो द स्पर्म विच हैव एक्स क्रोमोसोम fertilize the ovum, then female babies develops, and the sperm which have Y chromosome fertilize the ovum, then the male babies develops. So after fertilization or at the result of fertilization, diploid zygote is formed in fallopian tube at the junction of ampulla and isthmus. फर्टिलाइजेशन के बाद एम्पुला और isthmus के जंक्शन पर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. नेक्स्ट, द ओवम एंड स्पर्म्स also have some chemicals on their surface respectively called fertilizing and anti-fertilizing. The fertilizing and anti-fertilizing are specific for each species so that sperms of a species can fertilize the ovum of same species. है ना? देखिए, ओवम और स्पर्म्स की सरफेस पर कुछ केमिकल्स जिन्हें अपन फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग बोलते हैं, ये क्या होते हैं? एक स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं. इसी कारण एक जाति के जीव के स्पर्म उसी जाति के जीव के ओवम यानी अंडाणुओं को फर्टिलाइज करने में कैपेबल होते हैं. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ? फैलोपियन ट्यूब में. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद the early embryonic development is also started in fallopian tube up to formation of blastocyst. यानी ब्लास्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनने तक का जो भ्रूणीय परिवर्तन है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो भी कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? फैलोपियन ट्यूब में स्टार्ट हो जाता है. किस प्रकार से होता है ये? जैसे ओवरी, इसके बाद फैलोपियन ट्यूब, okay. During copulation, semen is deposited in vagina, have number of sperms. The sperms are moved towards the fallopian tube. At last, they reaches at the junction of ampulla and isthmus. एम्पुला और isthmus के जंक्शन पे पहुंचते हैं. यहाँ पर पहुंचने पर जब ये ओवम के कांटेक्ट में आते हैं तो ओवम को स्टिमुलेट करते हैं. किसके लिए? फर्टिलाइजेशन कौन बनाने के लिए. तो इधर से जब ओवुलेशन होगा तो ओवम भी कहाँ पे पहुँच जाएगा? इस पार्ट पे पहुँच जाएगा, जिसके चारों ओर दो कवरिंग होगी. इस समय कौन सी कवरिंग? जोना पेलिसुडा और दूसरी कोरोना रेडिएटा. कॉन्टैक्ट में आया
स्पर्म, तो क्या बना, फर्टिलाइजेशन कोन। जब ये स्पर्म का हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ओवम में इंटर हो जाएंगे तो ओवम का मतलब सेकेंडरी oocyte को ये स्टिमुलेट करेंगे सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन के लिए। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होगा तो फीमेल न्यूक्लियाई बनेगा, पोलर बॉडी बनेगी, पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी समय क्या होगा कि इस समय ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। किसके लिए, सोडियम के लिए। तो ये मेम्ब्रेन हो जाती है डिपोलराइज्ड, और साथ ही क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉर्टिकल रिएक्शंस होंगी उन कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण से बन जाएगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और डिपोलराइज्ड मेम्ब्रेन्स ये क्या करती हैं, पॉलीस्पर्मी को रोकती हैं। यहाँ पर देखो आपको बताया कि जब भी स्पर्म ओवम के कॉन्टैक्ट में आता है तो ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए यह कुछ लाइसिन सीक्रेट करता है, जैसे हाइलुरोनिडेज और स्पर्म लाइसिन्स। और एंटर होने के बाद में जब मेल और फीमेल न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर यह क्या बन गया, अब डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। और इसी समय फर्टिलाइजेशन के समय भी जो डेवलपिंग बेबी है उसका सेक्स डिसाइड होता है। अब इसमें स्टार्ट होता है क्लीवेज। तो क्लीवेज के कारण से पहले आ गई सिंगल, और उसके बाद में क्या होगा, 2 सेल स्टेज आएगी। ये 2 सेल स्टेज जिसके चारों ओर ये जोना पेलिसिडा कवरिंग। फिर आएगी 4 सेल स्टेज जिसके चारों ओर भी जोना पेलिसिडा कवरिंग है। और अंत में यहाँ पे क्या आ जाएगी, 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज जिसको बोलते हैं मोरूला। मोरूला ये है मोरूला, और इसके चारों ओर की कवरिंग जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा यानी मोरूला बनने तक मोरूला के जो सेल्स हैं वे सेल्स जोना पेलिसिडा की कवरिंग से आवृत रहते हैं। जोना पेलिसिडा प्रिवेंट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स अगर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्चुअल में इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पर, यूट्रस में। तो ये जो जोना पेलिसिडा की कवरिंग है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचाती है। अब यहाँ पर एक टर्म आया क्लीवेज। क्लीवेज, ऑल द डिविजन्स इन जाइगोट आर कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज में यानी जाइगोट में होने वाले जो डिवीजन है उनको बोलते हैं क्लीवेज। नेक्स्ट, ऑल द सेल डिविजन्स इन क्लीवेज आर माइटोटिक। सारे के सारे डिवीजन कैसे हैं, माइटोटिक हैं। तो बट व्हाट डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक डिवीजन एंड क्लीवेज। क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन में डिफरेंस क्या है कि माइटोटिक डिवीजन में एक सेल डिवाइड होगा और सिमिलर साइज के 2 सेल बनेंगे, सिमिलर साइज के 2 सेल बनेंगे। लेकिन क्लीवेज में क्या होगा, ईच डॉटर सेल इज हाफ इन साइज देन देयर पेरेंट सेल। क्लीवेज में क्या होगा, जैसे एक सेल है डिवाइड हुआ, 2 सेल बन गए, तो ये 2 सेल बन गए, फिर 4 सेल बन गए। तो क्लीवेज में क्या होगा, ईच डॉटर सेल इज हाफ इन साइज देन देयर पेरेंट सेल, and the cells which are formed by cleavage are called blastomeres. Blastomeres, इसका मतलब जब तक क्लीवेज होता है तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स आर इंक्रीज्ड बट देयर वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीज। इनका वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, केवल ब्लास्टोमियर बढ़ता है। इससे 2 से 4 सेल हो गए, 4 से 8 सेल हो गए। तो जब तक क्लीवेज होगा तब तक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इनमें नंबर ऑफ सेल्स यानी ब्लास्टोमियर इंक्रीज होंगे, लेकिन इनका वॉल्यूम है वो जाइगोट के इक्वली रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है यानी यहाँ पर जो मोरूला बना है या मोरूला से ब्लास्टोला बनेगा वहाँ तक भी इनके साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, बट
डीएनए इज इंक्रीज, लेकिन डीएनए इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? जैसे एक सेल से 2 सेल बने तो उसमें 2n क्रोमोसोम थे, इसमें भी 2n क्रोमोसोम होंगे, 4 बनेंगे तो 4 में 2n होंगे। तो क्लीवेज के दौरान क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म की अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि डीएनए की अमाउंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या बना? अभी मोरुला बना। मोरुला बनने के बाद में व्हेन द मोरुला डिसेंड इनटू द यूटेरस, जब मोरुला यूटेरस में डिसेंड होने लगता है उस समय क्या होगा? जोना पेलुसिडा जो कवरिंग है वो जोना पेलुसिडा कवरिंग हट जाती है, और जो मोरुला के आउटर मोस्ट सेल्स हैं, ये आउटर मोस्ट सेल्स हैं वो फ्लैट होकर के एक अलग से कवरिंग बना लेते हैं। इस कवरिंग को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इस कवरिंग को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और बाकी सारे के सारे सेल्स एक ग्रुप के रूप में यहां पर अरेंज हो देते हैं। इस सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास। अब देखें यहां पर जो इनर सेल मास के कुछ स्टेम सेल्स हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो स्टेज आ गई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें ब्लास्टोसील एक कैविटी है, इसके चारों ट्रोफोब्लास्ट लेयर है और ये इनर सेल मास है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, या ये कह सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर इनर सेल मास को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब द ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड विद द वॉल ऑफ यूटेरस। ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस की वॉल से अटैच हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, है ना। तो देखिए यहाँ पर जाइगोट बनने से लेकर के और यूटेरस में ब्लास्टोसिस्ट के ट्रांसफर होने तक करीब 3 डेज का टाइम पीरियड लगता है। उसके बाद में यूटेरस में ट्रांसफर होने के करीब 3 दिन बाद, 3 डेज आफ्टर 3 डेज, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच हो जाता है यूटेरस के वाल से। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल नोब। और ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स एम्ब्रियोनल नोब से अटैच रहते हैं, एम्ब्रियोनल नोब से अटैच रहते हैं, उसको बोलते हैं रॉबर सेल्स। उनको बोलते हैं रॉबर सेल्स। इसके बाद क्या होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी। और जो इनर सेल मास के जो सेल्स हैं ये डिफरेंट टाइप के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू 3 जर्म लेयर्स पर अरेंज होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बाद दोनों के बीच में अरेंज हो जाएगी मेजोडर्म। और ये जो स्टेज बन जाएगी उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। तो क्या हुआ कि ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टुला यानी ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टोमियर्स में स्पेसिफिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगे, और उन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण से ये जो सेल्स हैं वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म नामक 3 जर्म लेयर्स पर अरेंज हो जाएंगे। और इस समय जो स्टेज आ गई उस स्टेज को बोलेंगे गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में जो नई कैविटी डेवलप होगी आर्केंटोन। Archenton is develops into lumen of alimentary canal, and the opening of archenton is called blastopore. In human, blastopore is develops into anus, so that the human include in the group deuterostomes. Next, the specific cells which are called stem cells, of inner cell mass have capacity to develop any type of cells, because they are undifferentiated cells, have totipotency, so that they are involved in formation of different organs. तो इम्प्लांटेशन का फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनी। ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर के साथ जुड़ जाती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है गैस्ट्रुला में। इस दौरान कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण से सेल 3 जर्म लेयर में अरेंज होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन the trophoblast layer of blastocyst form finger-like projections in endometrium layer called chorionic villi। इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। The chorionic villi are surrounded by uterine tissue and maternal blood। कोरोनिक विलाई के चारों ओर यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। The chorionic villi and uterine tissue are interdigited and form a structural and functional unit called placenta। यानी यूटेराइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बना रहे हैं जिनको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसका मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मैटरनल टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एम्ब्रियोनिक टिश्यू और मैटरनल टिश्यू दोनों मिलकर के प्लेसेंटा बना रहे हैं। नेक्स्ट, प्लेसेंटा एक्ट्स एज ए ultrafiltrate organ so that some soluble inorganic salts, organic salts, some other minerals, hormones and some antibodies can pass through the placenta from mother to fetus। ये एक अल्ट्राफिल्ट्रेट ऑर्गन के रूप में कार्य करता है जिसके थ्रू क्या होगा? कुछ सोल्यूबल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साल्ट्स, हार्मोन्स, अदर न्यूट्रिएंट्स एंड सम एंटीबॉडीज, ये सारे के सारे मदर से प्लेसेंटा के थ्रू एंटर हो जाती है। कहां पर? फिटस में। प्लेसेंटा अटैच्ड विद फिटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच रहता है किससे? फिटस से। अम्बिलिकल कॉर्ड हैव 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड सिंगल अम्बिलिकल वेन। नेक्स्ट, all the vital functions of fetus such as nutrition, respiration, excretion, all vital functions are takes place through placenta। ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो किसके थ्रू पूरे हो रहे हैं? प्लेसेंटा के थ्रू कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड का कार्य भी कर रहा है। इट सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेट्स वेरियस हार्मोन्स HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, which helps in maintain the corpus luteum for secretion of progesterone। Next, HPL, human placental lactogen, estrogen and progesterone, all these hormones are synthesized and secreted by
placenta. During the later pregnancy, placenta also secretes a hormone relaxin which helps in the delivery of baby. Out of them, HCG, HPL and relaxin. These hormones are secreted only in the condition of pregnancy. ये हार्मोन केवल प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर ही सीक्रेट होते हैं. ड्यूरिंग अर्ली स्टेज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स also secretes hormone HCG in large amount so that it used for detection of pregnancy because the large amount of HCG is eliminated from body through urine. So HCG is also used in pregnancy test, and after then placenta also secretes HCG. HCG maintains corpus luteum. Next, during pregnancy the level of other hormones also increase, such as estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. यानी इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन इन हार्मोन्स का सीक्रेशन भी बढ़ जाता है. द हाई लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ फिटस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ मदर. मदर की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए और फिटस की ग्रोथ के लिए ये हार्मोन्स है वो एसेंशियल होते हैं. तो इसका मतलब प्लेसेंटा एक ऑर्गन है, एक अल्ट्राफिल्ट्रेट ऑर्गन के रूप में कार्य कर रहा है. इसके साथ साथ फिटस के सारे वाइटल फंक्शन प्लेसेंटा के थ्रू कंप्लीट हो रहे हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है. नेक्स्ट, हाँ, तो अभी अपन देख रहे थे कि गेस्ट्रुला स्टेज में 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. अब the cells of all these 3 germ layers are involved in formation of placenta. placenta के निर्माण में भाग लेते हैं. ह्यूमन में अगर देखें तो जो gestation period, the gestation period in human, gestation period in human is about 9 months. During that during the process of organogenesis यानी ऑर्गन निर्माण के समय एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के अंत में हार्ट इज डेवलप्स. द साउंड ऑफ हार्ट कैन बी लिसन बाई स्टेथोस्कोप. यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होगा, हार्ट डेवलप हो जाता है जिसकी साउंड को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है. नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंत में द लिम्स, development of limbs and digits is started. Limbs means hand and legs or digits, fingers. At the end of first trimester, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, आर डेवलप्स. यानी फर्स्ट मंथ के एंड में हार्ट, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स आर फुल्ली डेवलप और उसके बाद सारे के सारे लगभग ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं. इस कंडीशन में अब एम्ब्रियो को अपन बोलते हैं फिटस. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के फिफ्थ मंथ में द मूवमेंट ऑफ फिटस कैन बी ऑब्जर्व इन यूटेरस. यूटेरस में फिटस के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकता है.
हेयर्स आर ऑल्सो अपियर्स ऑन हेड, हेड पर हेयर्स भी अपियर हो जाते हैं. एंड एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर और 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा? हेयर्स आर डेवलप्स ऑन होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी पर हेयर डेवलप्स हो जाते हैं. आईलिड्स आर सेपरेटेड, आईलिड सेपरेटेड हो जाते हैं. आईलेसेस आर ऑल्सो डेवलप्स, और आईलेस डेवलप हो जाते हैं. एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर इज पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर द फीटस और द यंग बेबी इज रेडी फॉर द डिलीवरी. तो यहां पर अपन देखते हैं इम्प्लांटेशन हुआ. इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है. प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मेटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक टिश्यू और मेटरनल टिश्यू दोनों प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं. और प्लेसेंटा अटैच्ड विद फीटस किसके थ्रू? थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. एंड अम्बिलिकल कॉर्ड हैव 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड सिंगल अम्बिलिकल वेन. नेक्स्ट, placenta acts as a ultrafiltrate organ so that various insoluble inorganic salts, hormones, some antibodies, nutrients can pass through the placenta from mother to fetus. Next आपको बताया कि placenta also acts as an endocrine gland. It secretes some hormones HCG, HPL, estrogen and progesterone. And the later stage of pregnancy, it also secretes a hormone relaxin. Next, the hormone HCG, hormone HPL and relaxin are secreted only in the case of pregnancy. केवल प्रेगनेंसी के केस में सीक्रेट होंगे. और प्रेगनेंसी के टाइम पर अदर हार्मोन्स का भी सीक्रेशन बढ़ जाता है, जैसे कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, जो फीटल ग्रोथ के साथ साथ जो मदर है, मदर की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए भी आवश्यक होते हैं. इसके बाद में कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद में आपको बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा. और ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ के एंड में हैंड और डिजिट्स यानी लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द लिम्स एंड डिजिट्स आर फुल्ली डेवलप्ड. और साथ में ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर डेवलप्स. एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो डेवलप्ड. एंड ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द मोमेंट ऑफ फिटस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन यूटरस, यानी यूटरस में फिटस के मोमेंट्स देखे जा सकते हैं. और उस टाइम पर उनके हेड पार्ट पर हेयर्स भी डेवलप हो जाते हैं. और प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में यानी 6th मंथ के एंड में क्या होगा? पूरी की पूरी बॉडी पर जो स्मूथ हेयर्स डेवलप हो जाते हैं. इसके साथ साथ आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलिड पर आईलेसेस डेवलप हो जाते हैं. और उस समय जो फिटस में सारे के सारा जो डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद में जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, तीसरा ट्राइमेस्टर है, वो केवल उसमें जो फिटस है उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट होता है. और तीसरे ट्राइमेस्टर के अंत में जो फिटस है वो डिलीवरी के लिए रेडी रहता है. तो आज अपन ने देखा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर? और द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस. ठीक है ना. और कैपेसिटेशन, एक शब्द आया था कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन क्या है? देखिए, द स्पर्म्स विच आर प्रेजेंट इन इंसेमिनेटेड सीमेन डू नॉट हैव कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, यानी ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती है उनमें, है ना. व्हेन दे कम्स कॉन्टैक्ट विद सिक्रेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दे हैव और दे एक्वायर कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद टाइम पे क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन, जिनमें एक्रोसोम रिलीज करेगा सम लाइसिन्स, जैसे हाइलुरोनिडेज और स्पर्म लाइसिन्स. साथ में ओवम क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन कौन. और जब स्पर्म इंटर होगा ओवम के अंदर तो ओवम को स्टिमुलेट करेगा सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट करने के लिए. सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट होगा और उसी समय ओवम के अंदर जब स्पर्म इंटर हो जाता है तो ओवम के पेरिफेरल रीजन में कुछ कोर्टिकल रिएक्शंस होती हैं. ओवम मेम्ब्रेन्स की जो परमेबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाती है.
वो डिपोलराइज हो जाती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है और इनका कार्य क्या है, पॉलीस्पर्मी को रोकना, एक से अधिक स्पर्म्स को ओवम में इंटर होने से रोकना। उसके बाद में मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में जो बेबी का सेक्स है वो भी डिसाइड होता है कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। कौन डिसाइड करता है, स्पर्म डिसाइड करता है, क्योंकि सारे के सारे ओवम तो एक ही तरह के होते हैं जिनमें 22+X क्रोमोसोम है, लेकिन स्पर्म दो तरह के प्रोड्यूस होते हैं, सम हैव 22+X क्रोमोसोम एंड सम हैव 22+Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स डिसाइड होगा। उसके बाद में जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वहाँ पर जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनती है क्लीवेज के थ्रू, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और अंत में बनती है 16 सेल स्टेज मोरुला, जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन कौन सी, जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे लेकिन जो एम्ब्रियो है उसकी साइज इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि क्लीवेज में बनने वाला हर एक ब्लास्टोमियर साइज में अपने जो पेरेंट जो ब्लास्टोमेर है उससे साइज में कितना होगा, हाफ होता है, आधा होता है। इसलिए इन टाइम पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी डीएनए की अमाउंट तो बढ़ती है लेकिन साइटोप्लाज्म की अमाउंट नहीं बढ़ती है। उसके बाद में जब मोरुला डिसेंड होने लगता है यूटेरस में, तो जोना पेलिसुडा हट जाता है और उसके चारों ओर के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं एक लेयर ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, बाकी सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और उस समय इसमें एक नई कैविटी ब्लास्टोसील डेवलप हो जाती है, बाकी सारे के सारे सेल्स एक ग्रुप के रूप में ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ जाते हैं जो एम्ब्रियोनल लोब बनाते हैं, जिनको बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और इसी समय जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं वो HCG भी सीक्रेट करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में HCG रिलीज करते हैं, जो मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ HCG है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट होता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के रूप में भी काम लेते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में भी HCG के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब क्या होगा कि ये जो स्टेज आएगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, उसको बोलते हैं ब्लास्टोरा यानी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाती है कहाँ से, एंडोमेट्रियम लेयर से, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से। तो ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होना क्या है, इम्प्लांटेशन है। इसके बाद में अपने पढ़ा प्लेसेंटा फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं पार्चुरेशन एंड टाइप्स ऑफ एग्स।